नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल वोटों का गणित सेट करने में जुट गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए फॉर्मूले की बात कर अपनी रणनीति को साफ कर दिया था। अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी पिछड़ा वोट बैंक बचाए रखने के लिए जोर लगाती नजर आ रही है। इसी तर्ज पर बीजेपी और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपना दल के साथ स्थापना दिवस 2 जुलाई को यानी कि आज का दिन चुना है, जो राजधानी लखनऊ में नजर आने वाला है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपना दल के स्थापना दिवस 2 जुलाई को यानी कि आज का दिन चुना है। आज के दिन सोनेलाल पटेल की जयंती भी मनाई जा रही है। अपना दल के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इसे शक्ति प्रदर्शन के अवसर के रूप में ले रही हैं। अनुप्रिया इस मौके पर बड़े आयोजन की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह भी अपना दल के इस आयोजन में शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए निषाद पार्टी के संजय निषाद, बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और महाराष्ट्र से आरपीआई के रामदास अठावले को बुलाए जाने की चर्चा है। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल के कई इलाकों में कुर्मी मतदाता बीजेपी से छिटक गए थे। ये मतदाता अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल और सपा के साथ चले गए थे। बात करें अनुप्रिया पटेल की, तो पार्टी और बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कुर्मी मतदाताओं को फिर से साधने की कोशिश में है। सोनेलाल पटेल की जयंती पर अपना दल के कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना है। इस कार्यक्रम में बीजेपी और अपना दल के साथ ही एनडीए के घटक दलों के नेताओं के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। एक तरफ जहां अमित शाह और अनुप्रिया पटेल एक मंच पर होंगे, तो वहीं अपना दल भी कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें पल्लवी पटेल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक मंच पर होंगे। असल लड़ाई कुर्मी वोट की है। अमित शाह के आने और इस कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की सियासत, खासकर कुर्मी वोटर्स का मूड किस तरफ जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि जहां एक और विपक्ष एकजुटता का संदेश दे रहा है, जहां सारे विपक्षी दल एकजुट होकर जिस तरीके से 2024 का चुनाव है उसके लिए एजेंडा सेट कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी अपनी ही पार्टी की ताकत दिखाना चाहती है। जिन जिन पार्टियों के साथ उनका गठबंधन है, उसकी जो ताकत है उसको दिखाने के लिए आज आपको बता दें कि सोनेलाल पटेल की जयंती है और इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े अन्य राजनीतिक दलों के भी दिग्गज आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। अनुप्रिया पटेल इसकी अगुवाई कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं और अमित शाह इस कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले हैं। अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो सभी राजनीतिक दल अपना अपना गणित बैठा रहे हैं। कैसे जनता को लुभाना है, किन एजेंडों के साथ जनता के बीच जाना है, इनकी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। लगातार खबरें आ रही हैं विपक्षी दलों की कि वो किस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, चाहे वो अखिलेश और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हो, नीतीश कुमार से मुलाकात हो या फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात हो। विपक्षी दल एकजुटता का यहाँ पर संदेश देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वोट बैंक को बचाने में जुटी है सत्ताधारी बीजेपी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
शुरुआत में दिवाकर जी आपसे करना चाहूँगी। सोनेलाल पटेल की आज जयंती है और जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 2024 के लिए जो ताकत है उसे दर्शाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। किसी महापुरुष की जयंती होती है तो उसमें सभी लोग एकत्रित होते हैं और उनके द्वारा जो अच्छे काम किए गए हैं उनको अमल में लाया जाता है। तो सोनेलाल पटेल जी का कानपुर से गहरा नाता था और उन्होंने प्रारंभिक अपना राजनीतिक जीवन कानपुर से प्रारंभ किया था। व्यक्तिगत रूप से भी उनसे हमारा परिचय रहा है। तो उन्होंने जो गरीबों के लिए काम किए, तो आज यह समीचीन है कि उनकी जयंती के अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अच्छी बात है और अच्छे लोगों की जयंती इसी तरह से अच्छी तरीके से मनाई जानी चाहिए। इसमें कोई राजनीति के बात को डिनाई करने का भी क्या मतलब बनता है? 2024 का लोकसभा चुनाव है, अगर हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और इस बात को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? नहीं, ये जो महापुरुषों की जयंतियां हैं उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में गए थे, रानी दुर्गावती का जन्म जयंती का कार्यक्रम था। हम महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं और जो महापुरुषों ने, जैसे मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, आज सोनेलाल पटेल जी की जयंती है, हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाते हैं। अब आप कहें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आप जयंती इसलिए मनाते हैं कि वह किसी जाति विशेष से थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के आधार पर काम नहीं करती है। हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम जरूरतमंदों के लिए काम करते हैं। और मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूं कि जिस तरह से सूर्य पूरब में निकलता है, वह नहीं देखता है कि वह किसकी खिड़की से किसके घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, वह किस जात का है, किस धर्म का है। यदि वह अपनी ऊर्जा प्रदान करता है तो जाति और धर्म के आधार पर नहीं करता है। सूर्य की भांति भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात के आधार पर कुछ भी नहीं करती है, वह सबके लिए काम करती है। और 2014 से जो हमारी सरकार चल रही है, केंद्र में चल रही है, जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, वह इसी आधार पर काम कर रही है। ठीक है, चंचल क्या कहना चाहते हैं? हालांकि दिवाकर जी ने बहुत आराम से इस बात को नकार दिया कि ये ताकत नहीं दर्शाई जा रही है। हालांकि डीप इनसाइड वी ऑल नो कि क्या चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव है और मुझे लगता है कि अगर ऐसा है भी तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां 2024 के लिए कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी आज कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जैसी सूचनाएं हैं। मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, तमाम लोग शामिल होंगे और ये दर्शाना चाहते हैं कि गठबंधन की जो एकता है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो आज महापुरुष आदरणीय सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से। और जो जहाँ तक बात है आदरणीय सोनेलाल पटेल जी की जयंती पर इतना बड़ा जमावड़ा और हमारे गृह मंत्री और पूरा शहर जो है, मेरे ख्याल से पहली बार, क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि पिछड़ी जाति के लोग उनसे खिसक रहे हैं और वो दूर जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आरएसएस के इंटरनल सर्वे, बीजेपी के द्वारा सर्वे कराए जा रहे हैं, जगह जगह देखने को भी मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। आरएसएस भी चिंतित है कि किस तरीके से पिछड़ो, इसलिए उसी की कड़ी में इन्होंने देखा होगा। इसके पहले गृह मंत्री जी नहीं आए, जिसके पहले इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं की गई थी। तो चुनाव अभी सामने है और दिवाकर सर बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं सम्मान करता हूँ उनका, बहुत पुराने लोग हैं। और ये लोग वाकई, ये बात उनका भी कहना सही था कि भाई महापुरुष जयंती मनाई जाती है, बशर्ते जो जयंती ये मनाई जा रही है, आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। मैं उस पर सवाल ये है, आप मुझे बताइए कि अनुप्रिया पटेल जी, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, जो आदरणीय सोनेलाल जी पटेल जी के आदर्श थे, वो आदर्श क्या थे? वो पिछड़ों के हक को लड़ाई लड़ने, आजीवन लड़ाई लड़ते रहे और अंत में उन्हें जो है किस तरीके से जो है नीचा दिखाया गया, किस तरीके से उनका साथ शोषण हुआ, किस तरीके से उनको परेशान किया गया, उनकी आत्मा को भी ठेस लगातार पहुंचाई जा रही है। और उनकी ठीक विचारधारा के उल्टे
जो है आज अनुप्रिया पटेल जी लगी हुई हैं सत्ता में बने रहने के लिए। और एक दूसरा दूसरा एंगल आपने देखा होगा, अक्सर करके हमारे प्रधानमंत्री अभी 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में शहडोल में बोल रहे थे कि जो है परिवारवाद, वंशवाद, और यहीं पे जस्ट परिवारवाद के बगल में ही पार्टी खड़ी हुई है। इनके पति और ये दोनों लोग जो है मंत्री हैं, आपने देखा होगा सेंटर में ये हैं, स्टेट में ये हैं, दोनों लोग मंत्री हैं। ये परिवारवाद नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, अभी एक सवाल मेरा है, क्या अनुप्रिया पटेल जी जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, अभी आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी में जो अध्यक्ष सेवा चयन बोर्ड में जो आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट थी, उसमें जो है पिछड़ों को केवल 9% आरक्षण दिया गया। लेकिन क्या मजाल है तो पिछड़ी जाति का नेता या आज जो आदरणीय सोनीलाल पटेल जिंदा होते तो शायद ऐसा नहीं होता। कम से कम आवाज उठा रहे होते, और जो आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, जो आरक्षण जो है पिछड़ों का हक खाने वाली पार्टी है, आज उनके साथ नहीं खड़े होते। आज उनकी जन्म जयंती है, मैं आपको बताऊं, आज उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंच रही होगी कि आज हमारी बेटी किसके साथ में खड़ी है। और एक उनकी बड़ी बेटी है जो समाजवादी पार्टी के साथ में है, और उनकी भी आज वहां पे भी कार्यक्रम है, लोहिया सभागार में कार्यक्रम है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां पे शिरकत कर रहे हैं। और आज उनके वाकई अगर बात करें कि उनके आदर्शों की बात की जाए तो उनका आदर्श ही जो है आपने देखा होगा समाजवादी विचारधारा का आदर्श रहा है। पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ते रहे, दलितों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहे, आजीवन वो मरते दम तक उन्होंने पिछड़े को हक दिलाते रहे। लेकिन आज मेरा सवाल है, क्या उस जो जन्म जयंती के अवसर पर क्या अनुप्रिया पटेल जी एक बार भी आरक्षण का नाम ले पाएंगी? वो नहीं ले पाएंगी। क्या उनके पति एक बार भी आरक्षण का नाम ले पाएंगे? उनकी आत्मा को आज कहां शांति मिलने वाली? उनकी आत्मा भी उनको कचोट रही होगी इन लोगों को कि भाई क्या कर रहे हो आप। तो बहुत सारे सवाल है। देखिए ऐसी भी वाकई केवल एक तरीके से इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किस तरीके से पिछड़े जाति में पटेल समुदाय के लोगों को गुमराह किया जाए। कोई गुमराह नहीं होने वाला है। ठीक है, दिवाकर जी क्या कहना चाहते हैं? चंचल जी कह रहे हैं गुमराह करने की कोशिश है और गुमराह नहीं होगी जनता। नहीं, गुमराह नहीं करने की कोशिश है, जनता अपने आप सही राह पे चल रही है। और अगर सही राह पर नहीं होती तो इनके नेताजी किनारे न लगे होते। जितने भी राजनीति में भ्रष्टाचारी थे उनको जनता ने किनारे लगा दिया, और ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी अब छटपटा रहे हैं, क्योंकि उनका जो राजनीतिक दल का उद्देश्य था वो स्वयं का विकास था, अपने परिवार का विकास था। जैसे अखिलेश यादव जी का परिवार हो गया तो वो अपने विकास के लिए परेशान, और भारतीय जनता पार्टी समग्र विकास के लिए काम कर रही। जहां तक ये कुछ नियुक्तियों की बात हमारे मित्र कह रहे थे, तो हाँ, ये बात मैं उनकी जरूर मानता हूं कि जब उनकी सरकार थी यानी समाजवादी पार्टी की, तो प्रत्येक नौकरी में यह देखा जाता था कि यादव कितने भर्ती हुए। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जब लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के भर्तियों का खुलासा हुआ था, उसमें जांच हुई थी, तो पता चला था कि अखिलेश यादव जी ने अपनी बिरादरी के सारे लोगों को नौकरी दे दी और बाकी के लोग छटपटा रहे थे। तो यह कैसा समाजवाद है कि वह केवल अपने ही परिवार तक सीमित है। समाजवाद का अर्थ होता है समाज का विकास, दूसरों का विकास, दूसरों के लिए कार्य करना। ऐसा नहीं होता है कि स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए। एक स्थिति तो यह थी कि इनके परिवार के सारे लोग, कोई सांसद था, विधायक था, मंत्री था, मुख्यमंत्री था, अगर इनसे पूछा जाए कि बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं, जैसे मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूं और समाज की सेवा के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो इनके यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, इनका व्यवसाय है लूट मार, अराजकता, भ्रष्टाचार। किस तरह से दूसरों चलिए यादव जी जवाब दीजिए भाई।
एक सेकेंड रुकिएगा दिवाकर। सारा कुछ इनका देखिए उपक्रम है। हाँ भारतीय जनता ये पार्टी के बात लोग सही बड़ी है हमारे दुर्दशा मित्र है। की इनके कि प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की आदत है, यादव गुमराह जाति करने के की आदत लिए है, काम साफ कराने करते की हैं बोलूं ऐसे जी। और केवल इनका काम दिवाकर जी एक सेकेंड रुकिएगा वही प्लीज। बात रिपीट कर रहे हैं बार बार, और केवल केवल दूसरा केवल। है तुष्टीकरण के आधार पर मुख्तार अंसारी, दिवाकर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुना ही तो नहीं देता क्या हूं इनका उद्देश्य है? इनका उद्देश्य राजनीति सेवा दिवाकर भाव जी से आप नहीं- मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी रुकिए थोड़ा सा। जी। चंचल यादव जी सुन रहे हैं। बड़ी शांति से सुनिएगा, मैं भी बड़ी शांति से सुन रहा था। आपने भ्रष्टाचार की बात की बड़ी ईमानदारी से, आप अच्छे आदमी हैं, मैं वरिष्ठ नेता है, मैं जानता हूँ। आप मुझे बड़ी ईमानदारी से संबित पात्रा टाइप की डिबेट मत करिएगा, 1 to 1 जवाब दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जवाब भी देंगे आप मुझे बताइएगा, शुभेंदु अधिकारी का नाम सुना आपने? आप मुझे बताइए हेमंत विश्व शर्मा का नाम सुना आपने? आप मुझे बताइएगा नारायण राणे का नाम सुना आपने? आप मुझे बताइएगा अजीत पवार दादा का नाम सुना आपने? आप मुझे बताइए मुकुल राय का नाम सुना आपने? आप मुझे बताइए आपकी वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनका नाम सुना आपने? ये कौन लोग थे? आप ही लोग चिल्लाते थे भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी। आप भूल गए भ्रष्टाचार की बात? वही सुपुआ हंसे हंसे चलनिया हंसे, इसमें 72 शेर। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे भ्रष्टाचार क्या होता है? नमामि गंगे में हजारों करोड़ घोटाला करने वाले बताएंगे, ताबूत का घोटाला करके खा गए वो हमें बताएंगे भ्रष्टाचार क्या होता है। और तुष्टीकरण की बात आप कर रहे थे, तुष्टीकरण की मैं बताता हूँ आपको। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी नोएडा गए थे, उन्होंने क्या बोला कि मुगलों की औलादें आज रिक्शा चलाने को मौजूद हैं, आज मोहाल हैं। आप मुझे बताइए कि आज मुख्यमंत्री पद पे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ये भूल जाते हैं कि वो तकरीबन 30 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं, किसी जाति विशेष के मुख्यमंत्री नहीं। और किसी इस तरीके से तंज करते हुए और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति, क्या आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं और टीचर हैं, शिक्षक हैं, आप मुझे बता दिए क्या ये शोभा देता है? दूसरी बात आप कहना चाहते हैं कि आप शिक्षक हैं, आपकी रोजी रोटी ऐसे चलती है। मैं भी, मेरा भी काम है, मैं खेती करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, इसमें मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा टाइल्स का काम है, मैं काम करता हूँ। आप नोट कर लीजिए इस बात को। दूसरी बात, आप यही तो भारतीय जनता पार्टी की आज अभी बात हो रही थी कि जो अतीक अहमद की जमीनों पे आप लिस्ट उठा के देख लीजिए मिश्रा सर, और आप, मैं ये भी जानता हूं कि आप रिकॉर्ड आप भी जानते हैं, दिल की सच्चाई को भी आप जानते हैं। जितने, चाहे बनारस से लेकर के, लखनऊ से लेकर के, चाहे आप गोरखपुर से लेकर के, जितने हैं सब भारत, एक भी भारतीय जनता पार्टी कार्य नहीं भैया, ऊपर कोई कार्रवाई सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। झूठ की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है। मैं बताता हूँ झूठ मत बोलिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए, अब सुनिए तो मैं कह रहा हूँ। ब्रजभूषण फंसी का नाम सुना आपने? हजारों एकड़ जमीन है उनके पास, पता है आपको कि नहीं? कहां से आ गई वो, आप बता पाएंगे क्या? ये हम झूठ बोल रहे हैं बैठ करके आपके सामने? और चलिए चंचल जी, मैं वापस आती हूँ आप दोनों के पास और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी जहां एक और अपनी ताकत दर्शाने के लिए आदरणीय सोनेलाल पटेल जी की जयंती को धूमधाम से मना रही। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री जी भी शामिल होने वाले हैं और इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष लगातार एकजुट होने की बात कर रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात करें बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंचल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए बड़ी ईमानदारी से, और वाकई में टीचर है तो मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ, सर को मेरी बातें बुरी ना लगे क्योंकि हम बैठे हैं, प्रवक्ता है, इसलिए मेरा कहना भी उचित है और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। हम समाजवादी लोग बड़े अपने बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात, मुझे बताइए बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता है जो जिसके पास वंश है, जिसके बच्चे हैं वो परिवारवादी नहीं है? एक कोई नेता का आप नाम बता दो। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय आदित्यनाथ जी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, छोड़ दीजिए इन लोग, आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा नेता है जिसके बच्चे राजनीति में नहीं? मैं आपको याद दिलाता हूँ, इसी लखनऊ के अंदर स्वर्गीय लालजी टंडन साहब के लड़के आशुतोष टंडन, इसी लखनऊ के अंदर स्वर्गीय कलराज मिश्रा जी के पुत्र सांसद और उनके पौत्र मंत्री। और आपको मैं बताता हूँ इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा रीता बोगड़ा जोशी के लड़के से मम्मी से लेके भाई से लेके सबके सब लोग, और एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। और आप देखिए आपने जितिन प्रसाद की बात की, उनके अभी पैतृक बैकग्राउंड क्या रहा है, जो आपके नेता वर्तमान दूसरी पार्टी से भी गए हैं। और आपके जो शीर्ष लीडर, मतलब आदरणीय मोदी जी के बाद दूसरे नंबर के नेता आते हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनका स्वागत लखनऊ में आज है। उनके बेटे का नाम आप शायद जानते होंगे, जय साहब, वो क्या है आज के समय में, और उनके बारे में पता कर लीजिए आप।
अगर आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे होंगे तो हंसी भी आती मुझे, कभी कभी बीजेपी के भ्रष्टाचार की बात करने लगते हैं। और जब पूछा जाता है कि आप मुझे बताओ कौशल विकास के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, नमामि गंगे में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। चंचल जी फिलहाल आप मुझे ये बताइए, रुकिए, ये तो बीजेपी की बातें हो गई, आपने भ्रष्टाचार और ये तमाम चीज़ें, मुझे ज़रा इस पर प्रकाश डालिए। आपकी ये जो एकजुटता का संदेश विपक्ष देने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है अभी पिछले कई समय से विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने एकजुट होने की कोशिश की, नहीं हो पाया। इस बार भी विपक्ष में कई चीज़ों में हमने देखा है कि विपक्ष के जो सहमति है वो कई चीज़ों में एक साथ नहीं बनती है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये जो विपक्ष की एकजुटता है, इस पर कैसे काम कर रहे हैं आप, इस पर कैसे काम करेंगे? ये चीजें देखिए महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपको याद दिलाता हूँ 2019 में बीजेपी का तकरीबन 28 पार्टियों का गठबंधन था, जिसमें जो महत्वपूर्ण पार्टियां थी जो उनको सिरसत पे लेके पहुंचाने का काम की, जहां पे ये लोग भी कहते हैं कि हमारे बड़े भाई के रूप में शिवसेना थी महाराष्ट्र के अंदर, ये लोग भी कहते हैं बड़े भाई के रूप में जेडीयू थी, ये लोग बड़े पंजाब के अंदर बड़े भाई के रूप में अकाली दल था, आपने देखे हरियाणा के अंदर कि जो महत्वपूर्ण पार्टियां थी आज बीजेपी के साथ नहीं। अगर आप बात करें सच्चाई की बात करें तो आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी को कोई है तो बीजेपी। अगर इन्होंने इस पार्टी का गठबंधन किया उसको तोड़ने का काम किया, चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया इन्होंने, चाहे हरियाणा के अंदर आपने देख लिया होगा, चाहे बिहार के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी को 2 पार्ट में तोड़ने का काम किया। ये केवल इनका काम है, अंग्रेजों की नीति पे चलते हुए ये लोग हैं, ये डिवाइड एंड रूल। आज देखिए सोनेलाल पटेल जी की जयंती है, वहां पे भी अपना दल को इन्होंने 2 पार्ट में तोड़ने का काम किया और एक घटक को लेकर के 2 पार्ट, और जो पार्टी से जुड़ रही है वो टूटने का काम कर रही है, पहला चीज। दूसरी चीज मैं आपसे कहना, जो विपक्षी एकता की बात कर रही हैं आप, आज देश महत्वपूर्ण है, आज देश की लड़ाई। मैं आपको बताऊं, शायद मिश्रा जी जानते हैं टीचिंग लाइन में इनके साथी धरने पे बैठे हुए, लेकिन चूंकि इनकी मजबूरी है बोल नहीं सकते उनके पक्ष में। इतने सारे शिक्षक बेचारे भी, मैंने देखा एक चैनल ने रिपोर्टिंग करी थी, तकरीबन 650-700 लोग धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। दूसरी बात, मैं ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं जो आपने सवाल किया है। देखिए आज देश महत्वपूर्ण है, देश रहेगा, संविधान रहेगा, तभी आगे आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल रहेंगी। आज मुझे बताओ रेल, भेल, गेल, आप बताइए शिक्षक महोदय सर कि आप बताओ अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म हो गई, क्या आपको पता है? क्या आप जानते हैं? क्या दिल पे हाथ रख के कह पाएंगे कि ये नौकरियां रहनी चाहिए थी कि नहीं रहनी चाहिए थी? क्या आपने देखा होगा नौकरी कंपनियां, रेल, भेल, गेल, सारी की सारी कंपनियां जो एनटीपीसी से लेकर के सब नौकरियां खत्म कर दी जा रही हैं। आप एक चीज मुझे बता दो कि क्या अकेले बैंकिंग सेक्टर में इतने बड़े बड़े चार्जेज, अभी एक आपने, अगर आप टीचर हैं अपने बैंक निकाल के बैठ जाइएगा सर, आपको मालूम हो जाएगा कि सरकार कितनी लुटेरी सरकार है, कितना आम जनता को लूट रही है, और एक एक डिपार्टमेंट। और दूसरी बात, आपने कहा झूठ बोलने वाली बात, मैं उसका जवाब देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी दिल्ली विश्वविद्यालय गए, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम दिल्ली विश्वविद्यालय में जाएंगे तो जरूर कहेंगे कि मैं भी कभी बेंच पे बैठ के पढ़ा करता था और कभी हमारे टीचर हुआ करते थे, हमारे साथ में स्टूडेंट रहे। उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि आप लोगों ने बताया दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। और वही प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में प्रतिदिन एक ITI कॉलेज खुल जाता है, एक इंटर कॉलेज खुल जाता है, एक डिग्री कॉलेज खुल जाता है, और एक सप्ताह में। ठीक है दिवाकर मिश्रा जी, चूंकि वक्त की कमी, दिवाकर मिश्रा जी अपनी बात को पूरा करिए। दिवाकर मिश्रा जी रुकेगा, चंचल जी हमारे पास वक्त की कमी है। दिवाकर जी, दिवाकर जी अनम्यूट कीजिएगा, 1 सेकेंड। चंचल जी, दिवाकर जी अनम्यूट कीजिए। हमारे मित्र में दृष्टि दोष है, ये कह रहे हैं इसको तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, हरियाणा में तोड़ दिया, महाराष्ट्र में तोड़ दिया। हम तोड़ते नहीं हैं, हम जोड़ते हैं। जा है जा, जोड़ना, समझ गए? हम जोड़ते हैं, पूरा देश हमारा है। देश के 140 करोड़ लोग। अब सुनो भैया, सुनो। आप बोल रहे थे, हम तो नहीं बोल रहे थे। तो ता की जगह लिखो जा, जोड़ना, तो 140 करोड़ लोग शिक्षक है, और हम सभी के लिए काम करते हैं। हमारे लिए कोई अछूता नहीं है। हम इस आधार पर राजनीति नहीं करते कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है। हमारे को, मैंने अभी उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य निकलता है वो नहीं देखता है कि हमें किसे ऊर्जा देनी है। एक उदाहरण और समझ लो, हवा चलती है तो हवा ये नहीं देखती कि हमें किसको ठंडक देनी है, सबको ठंडक देती।
सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं कहानी सुनने नहीं बैठा हूँ, जवाब दीजिए आप। 3.25 लाख नौकरियां तो भारतीय जनता पार्टी ठीक इसी तरह से काम करती है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, वक्त की कमी है और हम उम्मीद करते हैं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से विपक्षी दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहा है, बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, इसके क्या असर होंगे देखने होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।